अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है खान सर पटना, और बहुत दिनों के बाद इनकी वीडियो आती है, लेकिन एक मुकम्मल और फैक्ट्स पे मबनी वीडियो लेकर आते हैं। और या इस वीडियो में हर तरह के सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत अच्छे टीचर हैं और बड़ी दुनिया उनको सुनती है, और वीडियो भी इनकी बहुत अच्छी होती है। पहले मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद। देखिए, भारत के गेहूं निर्यात पे बैन लगाने और रूस के अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया, इस पे पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्होंने एक अमेरिका से एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, रूस भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, यूक्रेन भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूं है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा था। अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। अब गेहूं का निर्यात ना रूस कर पा रहा है, ना भारत कर, ना ही यूक्रेन कर पा रहा है, जिससे काफी ज्यादा समस्या आ रही है। इन दोनों देशों के पास इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूं को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है। वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं होकर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर ये इसके यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए काफी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी का कटोरा हो जाता है। इसे यूक्रेन को कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन याद रखिएगा, स्टेपी घास का मैदान ये तो एशिया वाला एरिया आ जाता है, ये यूरोप वाला, तो इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। कहेगा स्टेपी घास का मैदान तभी यूक्रेन होगा, लेकिन कह देगा स्टेपी मरुस्थल तो कजाकिस्तान हो जाता है। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गड़बड़ मत कर दे यहाँ पे। तो यह इस वजह से गेहूं का उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कर रहे हैं, मतलब व्यापार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन में कहीं पे भी फर्टिलाइजर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइजरों के उत्पादन में सबसे आगे था रूस। और इस युद्ध के माहौल में रूस के फर्टिलाइजर उद्योग भी बंद हो गए। इसलिए दुनिया को जब खाद ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा? इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है, और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी फसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए। अब इसी को देखते हुए भारत ने रूस से तो फर्टिलाइजर भारत खरीद लिया, क्योंकि बाटा सिस्टम यानी विनिमय सिस्टम के तहत रूस को हम सामान के बदले में पैसा नहीं, बल्कि कुछ सामान रूस हमें दे रहा है और हम लोग कुछ सामान रूस को दे रहे हैं। तो बाटा सिस्टम के तहत हम लोग तो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेड यूरिया था, यूरिया जो होता है सफ़ेद रंग का होता है यूरिया, ये इसे छिड़का जाता है, तो इसका कई ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाता था यूरिया का। तो इसमें क्या किया गया, नीम का वो मिला लिया गया, कड़वापन, जिस वजह से इसका ब्लैकमेल नहीं हो पाता था, खेत में ही यूज हो पाता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़कना पड़ता था और ये काफ़ी महंगा हो जाता था। ये लगभग राउंड द फिगर ये 400 के आसपास में यूरिया का प्राइस है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सरकार को पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा यूरिया। लगभग 3000 से 4000 के बीच में सरकार खरीद के सब्सिडी देके किसानों को देती है यूरिया का भारत में। तो इसका इफको नामक संस्था जो है भारत में खाद्य उत्पादन यही इसी के कंट्रोल में रहता है। इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पार्टिकल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर से 1 एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है, और आधा लीटर 250 रुपया खर्च आएगा, 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है। यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जब क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना है तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1
पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर किसी भी फसल के लिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फसल लग जाती है खेती के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 4 गुना होना चाहिए और 2 गुना फास्फोरस और एक हिस्सा उसका पोटेशियम होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये रेशियो होता है। लेकिन जब बीज बोया जाता है खेती के लिए तो वो अलग हो गया, लेकिन जब बीज बोएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो वहां नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और नाइट्रोजन से 2 गुना फास्फोरस चाहिए होता है और फिर एक हिस्सा होना चाहिए पोटेशियम आपका। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा बीजारोपण के समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, तो फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो होती है DAP से होती है, डाई अमोनियम फास्फोट। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है और यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, ये यूरिया में नाइट्रोजन मिल जाता है। और बीज बोते समय सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत है। ये तो बहुत महंगा है, लगभग 1500 के आसपास DAP का बोरा है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिससे कि अभी समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकती। अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन से नहीं खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी पड़ेगी तभी गेहूं मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रेंडली कंट्री को ही दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारियों से खरीदना रहता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। अब गेहूं के निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अफ्रीका अन्य देशों में। कई देश में जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, जैसे इंडोनेशिया को निर्यात नहीं हो पाएगा, मलेशिया को नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वहां पे काफी सारे समस्याएं आ जाएंगी वहां पर। इससे के लिए IMF जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए, ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी दूर, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, तो लोग IMF के पास दौड़ेंगे। ये IMF पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये मतलब ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। IMF की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। PV नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और IMF ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला। और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते लोग, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि PV नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी LPG हुआ था, तो PV नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं। 1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में। और जैसे वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं। तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा। तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर आज इतना ज़्यादा भर गए और फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही हैं। तो ये 1991 में था। यही IMF है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से और IMF मांग रहा है भारत से। ये स्थिति है, ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए। मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है। इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं, बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया। अब चीनी भी नहीं दे सकते और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो, जा मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे। IMF वालों पे कोई भरोसा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा।
अपने देश के साथ जिसने भी गद्दारी किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 के दशक में जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, भीख नहीं मांगे थे, खरीदे थे। तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था भारत को। सोचिए, सुअर को जो खाने के लिए गेहूं दे, आज ये हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग के गेहूं का निर्यात कर देना चाहिए। इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने देश के साथ हुए गद्दारी को नहीं भूलिएगा। अपने आखिरी सांस तक याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे, वहां के राष्ट्रपति थे, और जब कोरोना का संकट आया था, उनके यहाँ दवाइयों की खोज ऐसा लगा था कि पहले हो जाएगा, तो उन्होंने अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इवन की सिरिंज तक पे भी बैन लगा दिया था कि सब सिरिंज कहां से यूज करेगा, सब भारत वालों को तो इतना आता नहीं है, कहां से लाएगा सब। देख लो अमेरिका, मार दिया गया आदमी तमाचा यहाँ पे तुमको, लोल कहीं का। आज हम लोग पूरी अपने देश की पूरी जनसंख्या को हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत की है यहाँ पर। तो ये लोग बैन लगा दिए। तो ये जब इनका देश करेगा ना कुछ, तो सब सही है। ये जिसका मन जहां बम मार देंगे, लीबिया में जाके मार देंगे, तुर्की में मार देंगे, सीरिया में मार देंगे, कहीं मार देंगे। और जहां हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो कह देंगे पंचायती करने आने के लिए। इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है भारत सरकार का, बैन नहीं हटाना चाहिए। दुनिया को भी तो समझ में आए। अच्छा ये बताइए, पेट्रोलियम देशों का अपना संगठन है, वो लोग का देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल का बेचना ही बंद कर देते हैं। महंगा हो जाता है तब बेचते हैं। चोट्टा कहीं का, पेट्रोल तुम बेचोगे अपने हिसाब से, गेहूं बेचेंगे हम लोग नहीं। तुम पेट्रोल रोको, हम गेहूं रोकेंगे। सैल्यूट है किसानों को यहाँ पर। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए और आईएमएफ को घुटने पे लाना चाहिए। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में जो भी व्यापार करना है 5 गो मुद्रा में कीजिए। स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं, एसडीआर। क्या क्या भैया? तो अमेरिका का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। मतलब 5 देश में व्यापार कर सकते हैं हम लोग। हम लोग रुपया में व्यापार नहीं कर पाते। वो किसी देश से अच्छा रिलेशन है, जैसे ईरान से है हम लोग का मित्रवत रिलेशन है, तो ईरान का पेट्रोल का पैसा हम लोग डॉलर में न करके रुपया में कर देते हैं। अमेरिका उस पर भी घुसी आता है। तो भारत सरकार को भी बैन लगा, इस तरह पे प्रेशर लगाना चाहिए कि भैया जब चाइना का शामिल कर दिए तो हम लोग का भी शामिल कर दो। मौका मिलना चाहिए ऐसा, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज हमारा देश पूरी दुनिया के सामने एक पावर बन के बैठा है किसानों के बदौलत। सोचिए, पूरी दुनिया का, हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में 35% लोग जो खाना खाते हैं वो भारत के किसानों से जाता है। रीजन समझिए, दुनिया का 17% लोग तो अकेले भारत में रहते हैं, और भारत में जो लोग खाना खा रहे हैं भारतीय किसानों ने जो उनको उगाया है। इसके अलावे, इस 17% के अलावे हम लोग निर्यात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जिन लोगों के मुंह में अनाज जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं ना, वो 33% भारत के किसानों ने उपजाया है। ऐसे किसानों के लिए सोच सकते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ दुखद भी ये कहना पड़ता है कि इन किसानों की स्थिति देखिएगा तो बहुत दयनीय है। इनको कोई नहीं पूछता है। सूखा आए, बाढ़ आए, कोई सामाजिक इन लोग के लिए सुरक्षा नहीं है। अजीब सी स्थिति इन बेचारों के लिए बनी हुई है। देखिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में सूखा की वजह से, हालांकि हर जगह के किसानों की कमोबेश स्थिति वैसी है, लेकिन चूंकि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब के एरिया में सूखा भी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ किसानों का सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए, ये आज आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर किसानों के प्रति इस तरह से दुर्दशा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन किसानों ने हमें आसान से जीना सिखा थी, विश्व पटल पर हम लोग, आज दुनिया हमसे भीख मांग रही है कि गेहूं का निर्यात करो, चावल का निर्यात करो, चीनी का निर्यात करो। इन किसानों की बदौलत देख रहे हैं उनका घर टूटता है। बेचारे बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इस तरह से करके रखा गया है कि बेचारे लोग को डर लगता है कि वहाँ ठीक होगा कि और बीमार पड़ जाएगा। देखिए, इस तरह से स्थिति हो गई है, बड़ी दयनीय है। जरा सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का 33% लोगों का ये खाना खिला, ये हाल है इन किसानों का। इन किसानों को भी सोचना चाहिए। बुढ़ापे में जो उम्र थी अब घर पे बैठने की, बाबा अब क्या बताएं हम आपको। यहाँ पे आज उन पूरे किसानों को हम अपने दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको चरण स्पर्श करते हैं। आप किसानों का, आप सच्चे देशभक्त हैं इस देश के। आपकी मेहनत का बदौलत है कि आज हम लोग शान से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन गरीबी, बेचारों के साथ भेदभाव होता है किसानों के साथ, उनका कोई नहीं सूख लेता है। कहीं बाढ़ में डूब रहे हैं, कहीं सूखा में ले रहे हैं। बेचारा थोड़ा थोड़े पैसे जमाते हैं, पता चला फसल खराब होगी, वो भी चलेगी। ये बेचारा छोटा बच्चा को देखिए ना, गुल्लक लगा रहा है यहाँ पे, किस लिए? कि भाई कभी इमरजेंसी में काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। टेंशन नहीं लो बाबू, अभी खान सर हैं, पढ़ने के लिए कभी गुल्लक या खेत नहीं बेचना पड़ेगा आपको। जब तक हम हैं, पढ़ाई को इतना सस्ता बनाएंगे कि कभी भी पढ़ाई, किसी गरीबी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूट सकती यहाँ पर। तो आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे। यहाँ पर अभी भारत सरकार गन्ने पर क्यों बैन लगा रही है? हालांकि हमारे पास जितना चीनी का जरूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास चीनी का उत्पादन होता है, और साथ में हमारे पास पहले से रखा हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल में अब हम लोग ना पूरी तरह से पेट्रोल नहीं मिलाएंगे, हम लोग उसमें एथेनॉल मिला देंगे, ताकि पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होकर गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे।
अगले वीडियो में हम एथेनॉल ब्लेंडिंग समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा खान सर का, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और एक बड़ा मैसेज भी था उनकी वीडियो में कि किसान का भी ख्याल करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम बिल्कुल इतने ताकतवर बने ताकतवर। हुए हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो उनका ख्याल हो भी रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में किसानों की सूरत हाल इससे भी बुरी है। तो होता क्या है कि इंडिया अगर बैन लगा रहा है अपने वीट एक्सपोर्ट पे, चीनी पे लगा रहा है बैन, चावल पे लगा रहा है, तो वो अपने देश को देख के उसको, वो सबसे पहले अपने भारत का सोच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, किसी की भी डिक्टेशन नहीं ले रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। सही कह रहे हैं, पाकिस्तान आईएमएफ के पांव पकड़ रहा है और आईएमएफ आगे इंडिया के पांव पकड़ रहा है, तो पाकिस्तान को यहाँ से भी थोड़ा सीख लेना सीखना चाहिए। चाहिए। और एक बात जो सीखने को मिली कि 1991 में उनके पास 15 दिन का रिजर्व था और हमारे पास तो 1.5-2 माह का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो फिर भी अगर कहीं से तो शुरुआत करें, यहाँ से ही शुरुआत कर लें कि हमारा देश की सूरत हाल इतनी खराब है कि हम यहाँ से बेहतरी की तरफ चलें और आगे बढ़ें, अपने कारखाने लगाएं, अपना उगाएं, अपना खाएं। कल हम भी एक्सपोर्ट करते थे, हमारे किसान पैदावार ज्यादा थी, लेकिन हमारी पैदावार आज कम होती जा रही है दिन ब दिन। उसकी वजह ये देखिए, वो नए नई चीजें ला रहे हैं, नए नए यूरिया, नई खादें ला रहे हैं, जिससे पैदावार बढ़ रही है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के नाम पे सिर्फ तनख्वाहें जा रही हैं, लूटा जा रहा है पाकिस्तान अवाम के पैसे को, और उस पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। सारा दिन ठंडे दफ्तरों में बैठ के और शाम को घर चले जाते हैं, कोई काम वाम करते नहीं है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि हमने अपने जो लोग हैं, जो अपने इदारे बनाए हुए हैं, जो ज़राअत का एग्रीकल्चर का अदारा है, क्या वो हमें काम दे रहा है? क्या हमें हेल्थ का इदारा काम तो हमें ऊपर से नीचे तक कोई काम नहीं कर रहा। सारे इदारे तो बहुत ज्यादा हमारे पास हैं, इदारे इतने हैं कि बस उनके जो है ना सैलरियां जो है हमारे देने पर, वो हमारे जो वजीर हैं तवानाई के, वो कहते हैं कि जहर खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अजैशी करने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इतनी ज़्यादा कि जितना अप्रिशिएट किया जाए खान सर की वीडियो को उतना ही कम है। बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से देखें कि आज किसानों की वजह से इंडिया का जो है ना वो लेवल इस लेवल पे आ गया कि आईएमएफ उनके मिन्नतें कर रहा है कि भाई आप जो है ना ये पाबंदी हटा दें, ताकि ये जो दुनिया में बहरान पैदा हो रहा है उस पर काबू पाया जा सके। तो ये इन्हीं किसानों की वजह से है। तो बिल्कुल किसानों के वहाँ पे पहले भी उन्होंने सब्सिडियाँ दी हुई हैं, अगर वहाँ पे कभी कोई कमी रहती है तो उसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि किसानों को और ज़्यादा फैसिलिटाइज किया जाए, ताकि वो और आगे बढ़ें और ज़्यादा पैदावार को बढ़ाएं और वो अपनी इंडिया की जो है ना वो इकॉनमी के अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। उनके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छी सेहत दी जाए, ताकि बुढ़ापे के अंदर जो उनका सहारा बना जाए। जैसे वो उन्होंने राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाया हुआ है, ऐसे अगर वो किसान कार्ड भी बना दें तो इससे क्या होगा, किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो मंडियों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ, जैसे पाकिस्तानी मंडियां हैं वैसे इंडिया की भी मंडियां हैं, तो अगर उन मंडियों के अंदर जब किसान की बारी आती है तो किसान को वो मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन जब किसान अपनी फसल बेच देता है तो वो जो व्यापारी हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर इसके ऊपर भी आई होप काम हो रहा होगा इंडिया में, क्योंकि बाकी शोबों में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इस पे ऊपर हो रहा होगा। इसलिए बिल्कुल किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और हमें तो हमारे मुल्क को तो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। देखें, अपना नहीं कुछ कर सकते तो उनके लिए उनको भी देख लें, उनको फॉलो कर लें को किस तरीके से। हम देखें, हमारे जो मुल्क हैं उनका ज़्यादातर दारोमदार जो है वो ज़राअत के ऊपर ही है, पाकिस्तान है या इंडिया है। और देखें, इंडिया की जो ज़राअत है वो अपनी जो है ना कंट्रीब्यूशन, वो अपना हिस्सा डाल रही है उनकी इकॉनमी में, और हमारी जो ज़राअत है वो हमारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनती जा रही है। किस वजह से? हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से उनका इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। ठीक है, अब देखें कि इंडिया ने वहाँ पे डैम्स बनाए, उन्होंने इतने ज़्यादा डैम बनाए हैं, और फिर के उसके बावजूद भी अब सूखा है, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से इनको बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो आगे और भी डैम बना रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएं, किसानों को वाफर मिकदार में पानी मिलेगा तो वो फसल बीजेंगे। जब टाइम पे पानी नहीं मिलता तो उसकी वजह से भी फसल अच्छी नहीं होती। अगर वो डैम नहीं बना सकते तो सोलर के जो वो है ना वो उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए, वहाँ पे सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएं, जो उसके ऊपर जो है ना वो अगर उनको किस्तों के ऊपर किसानों को सब्सिडी दी जाए, जो फिर
ज़राअत से मुतल्लिका जो मशीनरी है उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी देने की बजाय वहाँ पे कारखाने लगा के दिए जाएँ। जो सब्सिडी है ये ऊपर वाले चंद लोग ही खा जाते हैं, आम जो किसान है उस तक वो सब्सिडी नहीं पहुँचती। इसलिए जी देखें जी, हमने यूरिया के ऊपर इतनी सब्सिडी दी थी, उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। आप किसान को ऐसा है कोई कंप्यूटराइज़ निज़ाम बनाएँ जिससे डायरेक्ट किसान को फ़ायदा हो। वो किसान जाए वहाँ से अपना खाद लेके आए, स्प्रे लेके आए, पेस्टिसाइड लेके आए और फिर उसी कार्ड के ऊपर वो जाए अपनी फसल या वहाँ पे गवर्नमेंट के रेट के ऊपर डायरेक्ट बेच के आए, ताकि दरमियान में ये जो मिडलमैन लोग हैं ये जो फ़ायदा उठा जाते हैं किसान की मेहनत का, वो उसकी जो मेहनत रायगां जाती है उसके ऊपर ये उनको फल मिल सके। इसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए। ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने दिखाया गया। सेम अगर वो देखें, वो तो ज़राअत में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और हमें हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हमारे महकमा ज़राअत को इसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। खुदारा इस तरफ तवज्जो दे लें, क्योंकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत ही है। अगर ज़राअत में हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम आगे जा सकते हैं। और इसी तरह जैसे उन्होंने 1990-91 में इंडस्ट्री लगाई और वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री फैली फूली और आज वो देख लें अपने अपने पाँव पे खड़े हैं और सारी कंपनियां वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। वो देखे काबिल, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया तो वो दिखा रहे हैं ना। इसको आंखें दिखाना नहीं कहते, इसको कहते हैं अपना जो है ना, अपनी अहमियत बढ़ाना कहते हैं। इसको आंखें दिखाना नहीं। देखें उन्होंने अपने आप को काबिलियत दी है, उनकी अब काबिलियत की कीमत लगेगी। अब उसको स्टैंड ले सकते हैं। देखें जी, हम अपने रुपये में तजारत करेंगे, हम डॉलर में या पाउंड्स में या युआन में नहीं करते। तो ये भी एक अच्छा स्टेप उन्होंने ये इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान बदकिस्मती से बहुत पीछे है। आई होप कि आने वाले वक्त में इस तरफ तवज्जो दी जाए। कोई एक अफसर ही आ जाए हुकूमत में तो ऐसे लोग ही आएंगे, क्योंकि आम आदमी को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो कोई अफसर ही, कोई ब्यूरोक्रेट ही ऐसा आ जाए महकमा ज़राअत में जो ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे जाए और हमारा ज़राअत का शोबा भी उसमें भी हम खुद कफील हो जाएं। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कर दिया करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।